हेलो बच्चा पार्टी, सत श्री अकाल। वेलकम टू CWD, जहाँ केमिस्ट्री से डरना बंद और केमिस्ट्री डी के साथ पढ़ना करते हैं शुरू। तो अभी हम लास्ट लेक्चर में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कर चुके हैं आपके सॉल्यूशन चैप्टर के। आज हम करेंगे आगे आपके कुछ जो न्यूमेरिकल बच गए थे उनको कंटिन्यू करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.18। लेट्स सी हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। हमें क्या निकालना है? सोल्यूट का मास। इफ उसका मोलिकुलर मास क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम पर मोल। यानी मोलिकुलर मास तो आपको दे रखा है, इस बार वो क्या पूछ रहा है आपसे? गिवन मास निकलवाना चाह रहा है। दैट शुड बी डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। 114 ग्राम ऑक्टेन में उसको डिसॉल्व किया, यानी ये क्या दे दिया आपको? सॉल्वेंट की वैल्यू। टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर, यानी जब ये सारा काम हो रहा है तो वेपर प्रेशर कितना रिड्यूस हो गया? अप टू 80%। तो सबसे पहले लिखते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट क्या दिया हुआ है? 40 ग्राम पर मोल। ऑक्टेन आपको कितना दिया हुआ है? 114 ग्राम। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था ऑक्टेन क्या है? एल्कीन फैमिली का मेंबर है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। तो ऑक्ट का मतलब 8 कार्बन, तो Cn की जगह C8 आ गया। 8 2 16 प्लस में 2 18। तो फॉर्मूला क्या आ गया एक ऑक्टेन का आपका? C8H18। तो इसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो कितना आ रहा है? 114। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? मोल्स निकालेंगे। किसके निकाल रहे हैं हम? अभी फिलहाल सोलवेंट के निकाल रहे हैं। तो सोलवेंट के मोल्स निकालने के लिए उसका गिवन मास अपॉन में उसका मोलिकुलर मास। तो गिवन मास भी कितना है? 114, और मोलिकुलर मास भी कितना है आपका? 114। तो जो ये मोल्स निकले वो किसके निकले? सोलवेंट के। कितना आ गया? 1 मोल। अब मुझे पता है कि वेपर प्रेशर जो होता है उसका रिलेशन क्या होता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन, यानी काई की वैल्यू हो जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 80% को क्या लिख सकते हैं? 0.80। परसेंट को हटा दो, डिवाइड बाय में 100 कर दो, तो 0.80। ये किसके बराबर आ गया? काई सोलवेंट के। अब काई सोल्यूट प्लस काई सोलवेंट की वैल्यू क्या होती है? 1 के बराबर। तो काई इसको काई सोल्यूट प्लस में काई सोलवेंट किसके बराबर होता है आपका? 1 के बराबर। तो सोलवेंट की वैल्यू आप निकाल चुके हो क्या? 0.80। तो 1 में से 0.80 को माइनस कर दोगे तो आपकी किसकी वैल्यू निकल जाएगी? काई सोल्यूट की। तो यहाँ से आपकी काई सोल्यूट की वैल्यू क्या आ गई? 0.20। नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं हमें नहीं पता कि क्या है उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। या तो हमें नंबर ऑफ मोल्स पता हो तो हम गिवन वेट निकाल देंगे, आपको गिवन मास निकाल देंगे उसका। या हमें गिवन मास पता हो तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या दे रखा है? मोलिकुलर मास दे रखा है। तो मुझे गिवन मास भी निकालना है उसका और साथ में नंबर ऑफ मोल भी निकालने हैं। तो हम नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? हम मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स है उस सॉल्यूट के वो कितने हैं? n। तो जो n है, अब कैसे निकालते हैं आपके नंबर ऑफ मोल? जो आपका काई वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं? जिस कंपोनेंट के आपके आपको निकालना है अपॉन में टोटल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो उसको हमने लेट क्या कर लिया? n बाय में n+1 किसके बराबर आ गया? जितने आपके कितने निकले थे ना काई सॉल्यूट की वैल्यू, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई थी? 0.20। याद करो जब हमने मोल फ्रैक्शन निकाला था तो हमने कैसे निकाला था कि आप जिस कंपोनेंट के निकाल रहे थे वो न्यूमरेटर में और टोटल जितने मोल्स उस सॉल्यूशन में वो आपका डिनोमिनेटर में आता था। वही हमने लेट करके इक्वल किसके रख दिया? 0.20 के। अब यहाँ से इस वैल्यू को सोल्व करोगे, n+1 को यहाँ भेज दो और n को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 0.20 n, 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो खाली 0.20, देन n को इधर भेज दो तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 1 माइनस 1n माइनस 0.20 कितना आ जाएगा? 0.80। यहाँ क्या बच गया? 0.20। अब n की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में भेज दो, डिवाइड में भेजोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 0.25। ये आपका क्या निकल गया? मोल्स ऑफ सोल्यूट। लेकिन अब आपको निकालना क्या है? मास। अब देखो सोल्यूट मोल्स हम कैसे निकालते हैं? मोल्स निकालते हैं हम कि आपका गिवन मास कितना है अपॉन में उसका मोलिकुलर मास कितना है। अब आपको मोलिकुलर मास दे रखा है और आपने मोल्स कैलकुलेट कर लिए। गिवन मास कैसे निकाल देंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो आपका 40 आपको मोलिकुलर मास दे रखा था और मोल्स कितने निकाले आपने? 0.25। तो इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ गया आपका आंसर? 10 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि मास निकालो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का 2.19। लेट्स सी क्या दिया गया है? 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। यानी 30 ग्राम क्या दे दिया आपको? सोल्यूट का गिवन मास डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये किसकी बात आ गई? सॉल्वेंट की बात। वेपर प्रेशर उस टाइम पे कितना है? 2.8 kPa। देन 18 ग्राम वाटर एडेड, यानी अभी उसमें क्या ऐड किया गया? और पानी ऐड किया गया है। तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया? 2.9 kPa। अब हमें निकालना क्या है? हमें मोलर मास निकालना है सोल्यूट का और वेपर प्रेशर निकालना है प्योर वाटर का। प्योर वाटर का मतलब आपको पी नॉट की वैल्यू निकालनी है।
वो प्योर कौन सा, यानी जब आपने नया सॉल्वेंट उसके अंदर जो भी आपका 18 ग्राम वाटर है वो और ऐड नहीं किया, यानी आप वेपर प्रेशर कौन सा लेंगे, 2.8 वाला। सो लेट्स सी, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो इनिशियली उसके अंदर कितना पानी है, 90, यानी उसका गिवन वेट कितना होगा, गिवन मास कितना हो गया 90, और उसका मोलिकुलर मास कितना हो गया 18। तो यहाँ से कितने मोल्स आ गए आपके 5। जैसे ही उसमें क्या किया 18 पानी और डाला, तो अब आपका आपका कितना आ गया उसका गिवन मास 108, क्योंकि 90 प्लस 18 करोगे तो कितना आ जाएगा 108, डिवाइड में मोलिकुलर मास अब भी पानी ही है तो 18 रहा, तो यहाँ से कितना आ गया 6 मोल। अब हमें क्या निकालना है, मोलर मास किसका, आपके यहाँ पर मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलर मास को हमने क्या लेट कर लिया, कैपिटल एम से लेट कर लिया। तो हम मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास, आपको गिवन कितना है उसमें 30 ग्राम, मोलिकुलर मास आपको निकालना है तो उसको हमने डिनोशन क्या दे दी एम। अब मुझे पता है रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका वेपर प्रेशर होगा और आपको प्योर का निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, 2.8 आपकी वैल्यू दे रखी है आपके वेपर प्रेशर की, और नए वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 2.9, पी नोट की वैल्यू आपको निकालनी है। इस केस में आपके मोल्स कितने निकले 5, और इस केस में आपके मोल कितने निकले 6, तो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 5। अब नीचे क्या लेते हैं हम, टोटल मोल्स कितने हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन में एक तो 5 आ गया और आपके मोल्स अभी हमें नहीं पता, तो हमने एज इट इज रख दिया 30 बाय में m, ऐसे यहाँ पे क्या रख दिया 6 प्लस में 30 बाय में m। अब इसको इसके नीचे ले जाओ और यहाँ से पी नोट, हम यहाँ से पी नोट कैंसिल हो जाएगा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेज दो इसको इधर भेज दो, एलसीएम लो और इसकी कैलकुलेशन करो, अगर नहीं होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी m की 180 ग्राम पर मोल। अब 180 ग्राम पर मोल आपके m की वैल्यू आ गई, अब इसको यहाँ पे पुट कर दो इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 हम अब क्या पुट कर देंगे m की वैल्यू को 180, तो क्या आ गया 30 बाय में 180, 0 से 0 कैंसिल होगी, डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 0.167 मोल, यानी अब आपके मोल्स निकल गए किसके, सोल्यूट के। तो वेपर प्रेशर जो आपका प्योर वाटर का होगा, प्योर वाटर हमने ये वाला वेपर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ एडिशन हुआ है वाटर का, तो प्योर वाटर होता है जब कुछ एडिशन ना किया जाए आपके सॉल्यूशन फेज में, जो पहले वाला वेपर प्रेशर होगा वही आपका क्या होगा प्योर वेपर प्रेशर होगा। तो मैंने किसकी वैल्यू ले ली यहाँ पर 2.8, पी नोट की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आपके यहाँ पे 5 बाय में 5.167 कहां से आया, आपके 30 बाय m की वैल्यू क्या आई थी 0.167, तो 5 प्लस में 0.167 करोगे तो क्या आ जाएगा 5.167, इसको कैलकुलेट करोगे तो पी नोट की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2.89 kPa। तो आपकी ये क्या निकल गया आपका वेपर प्रेशर, जो कि आपको क्वेश्चन में निकालने के लिए दिया गया था। तो इस तरीके से हम इसका मोलर मास भी निकाल सकते हैं और आपका वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5% केन शुगर जो सोल्यूशन है वो फ्रीज हुआ आपका 271 केल्विन पे, फाइंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज का सोल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज दिस, यानी यहाँ पर वाटर आपका सोलवेंट सेम रहा है, सोल्यूट चेंज किया है, एक बार 5% केन शुगर और एक बार उसने लिया 5% ग्लूकोज का सोल्यूशन। 5% का मतलब क्या है कि 5 ग्राम आपका ग्लूकोज, उसमें 95 ग्राम क्या है पानी, ऐसे ही 5% केन शुगर और उसके अंदर क्या है 95 ग्राम आपका पानी। तो सबसे पहले हम क्या निकालना है, यहाँ पे हमें फ्रीज आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले केन शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो जब आप उसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो वो आएगा 342। ऐसे ही जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसका मोलिकुलर मास निकालोगे तो आपका आएगा 180। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिप्रेशन ऑफ केन शुगर, तो क्या करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपको क्या दे रखा था 273.15 और इनिशियली आपका टेम्परेचर कितना था 271, तो वहां से माइनस करके आपकी वैल्यू क्या आ गई 2.15 केल्विन। देन हम निकालेंगे मोल्स आपके केन शुगर के भी और आपके ग्लूकोज के भी। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास, तो आपको 5% दिया, इसका मतलब कितना है वो 5 ग्राम, यही लिखा है 5% सोल्यूशन में मतलब 5 ग्राम, तो वो आपका सोल्यूट है और 95 ग्राम क्या है उसके अंदर वाटर। तो आपका केन शुगर कितने ग्राम में है 5 ग्राम में, उसका मोलिकुलर मास कितना 342, तो यहाँ से आपके मोल्स कितने आ गए 0.01462। अब आपको मोलैलिटी निकालनी है, क्यों, क्योंकि जो आपका डेल्टा टीएफ होता है आपका सोल्वेंट क्या है सेम है, तो डेल्टा टीएफ किसके की प्रोपोर्शनल था आपके मोलैलिटी के, तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे मोलैलिटी की। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, तो सोल्वेंट का मास यहाँ पे कितने है 95 ग्राम में, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड 0.095, यहाँ से आपकी मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई 0.154। सिमिलरली आप किसका निकालोगे ग्लूकोज के मोल्स निकालोगे, तो यहाँ पे भी कितना 5 ग्राम, उसका मोलिकुलर मास कितना 180,
तो कितना आ गया आपके मोल्स 0.02778। फिर आप क्या निकालोगे, मोलैलिटी की वैल्यू। मोलैलिटी की वैल्यू कितने, नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर कितने हैं और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो कितना है वो 0.095। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 0.292। अब आपको क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है आपको किसका, एट फाइंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपका ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और आपका जो सुक्रोज, आपका शुगर केन वाला, केन शुगर कह लो, शुगर सुक्रोज कह लो, वो वाला सॉल्यूशन है, उनको रेशियो में ले लो। क्यों, क्योंकि जो डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलारिटी। तो आपको डेल्टा टीएफ ग्लूकोज का निकालना है। 2.15 आपका किसका निकल गया, केन शुगर का आपको दे रखा है, मतलब आपने कैलकुलेट किया है माइनस करके। और मोलैलिटी किसकी निकली है 0.292 आपकी किसने की, ग्लूकोज की, डिवाइड बाय मोलैलिटी किसकी, आपके केन शुगर की। तो जब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो इस वैल्यू को सोल्व करने पे वैल्यू आती है 1.896। फिर 2.15 को इधर भेज दो तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या आ गई 4.08 केल्विन। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है 2.21, एनसीईआरटी का आपका 2.21 क्वेश्चन है। क्या दिया गया है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी कंबाइन टू फॉर्म, यानी ए और बी कंबाइन हो रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक AB2 कंपाउंड और एक AB4 कंपाउंड। व्हेन डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ C6H6, C6H6 मतलब बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन में जब उनको घोला जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है, हमें निकालना क्या है, एटॉमिक मास निकालना है ए और बी का। और क्या गिवन है आपको कि 1 ग्राम डाला, यानी आपको वेट दे दिया, गिवन वेट दिया, गिवन मास दिया है किसका, आपके सोल्यूट का। 1 ग्राम AB2 लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है कितना 2.3 केल्विन, जब 1 ग्राम घोला गया आपका क्या AB2 कंपाउंड। ऐसे ही अगर एक ग्राम आपका कौन सा कंपाउंड घोला गया AB4, कितने में 20 ग्राम बेंजीन में, तो आपका क्या हुआ, वहां पर भी क्या हो गया, लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया बाय 1.3 केल्विन। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो कंपाउंड है, आप दो आपके, मान लीजिए यहाँ पे आपके क्या है, कोई आपका लेट्स सी 2 एलिमेंट्स, क्या दिया गया आपको 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं कि ए और बी दो एलिमेंट है जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं AB2 और AB4। AB2 का जब 1 ग्राम में 20 ग्राम बेंजीन में घोलती हूँ तो उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हो जाता है 2.3 केल्विन। सिमिलरली जब मैं 1 ग्राम AB4 का घोलती हूँ किसमें 20 ग्राम बेंजीन में, तो उसका वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज कर जाता है आपका 1.3 केल्विन। फिर आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी KF की वैल्यू दे रखी है। सो आपको निकालना क्या है, एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेल्टा टीएफ, कितना चेंज आया आपके टेम्परेचर में, इक्वल टू में KF मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई W2 डिवाइड बाय में M1 मल्टीप्लाई W1। अब अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार पिछला लेक्चर जरूर रिवाइज करें, जहाँ पे आपको मैंने डेल्टा टीएफ क्या होता है, कैसे इसकी डेरिवेशन हमने की थी, वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो देखो W2 और M1 और W1 है क्या, जो 1 है हमने किसके लिए लिया था, आपके सोलवेंट के लिए, और जो 2 नंबर लिया था हमने किसके लिए लिया था, सोल्यूट के लिए। तो अब देखो आपको डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या दे रखी है, फर्स्ट केस में आपका 2.3 केल्विन, वो मैंने यहाँ रखी। देन आपको KF की वैल्यू कितनी दे रखी है 5.1, वो यहाँ रखी इनटू 1000। W2 क्या है आपका, कितना सोल्यूट उसमें डिसॉल्व किया है, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू गिवन आपको 1 ग्राम, तो मैंने यहाँ क्या वैल्यू रख दी 1 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, उसका मोलिकुलर मास, और साथ में क्या दे रखा है, आपके सोलवेंट की वैल्यू दे रखी है कि इतने ग्राम बेंजीन में घोला, तो यानी ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी W1 की, तो यहाँ पे क्या आ गया 20। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आप 2.3 को उधर भेजो और M1 को उधर भेज दो, तो कैलकुलेशन करने पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 110.9 ग्राम पर मोल। सिमिलरली अब किसका केस लोगे आप, AB4 का। AB4 के केस में क्या है, आपको टेम्परेचर कितना डिक्रीज किया, आपका फ्रीजिंग पॉइंट 1.3, तो यहाँ पे 2.3 था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1.3। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे M2 की। सो देखो अब आपने मोलिकुलर मास तो निकाल लिया, लेकिन उसने क्या बोला, आपको सेपरेटली निकालना है एटॉमिक मास किस किसका, ए का और बी का। अब मुझे नहीं पता वो क्या है, तो हम मान लेते हैं कि आपका जो एटॉमिक मास ए है उसको किसके बराबर रखा मैंने x के, और बी को किसके बराबर रखा आपके y के। तो आप क्लास 10th में मेथड करते थे एलिमिनेशन मेथड, अब हम उसका यूज करेंगे। क्या है, देखो जैसे कि आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है AB2, जैसे मान लो H2O होता है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 into 1 प्लस में 16, क्योंकि हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है यहाँ पे, एलिमेंट है कितने 2, और ऑक्सीजन की कितना है 1, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। सिमिलरली AB2 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या लिखा है इसको x प्लस में 2y, किसके बराबर आया, जो आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था स्टेप 1 में, यहाँ से निकाला किसके बराबर आया था 110.9 के, यहाँ रख दिया। देन सिमिलरली AB4 वाले केस में आप क्या लिखोगे इसको x प्लस में
4y और किसके बराबर आएगा वो 196.2। अब क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज हो जाते हैं, कट कर दोगे, यहाँ से आपकी y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 42.65। अब आप y की वैल्यू निकाल चुके हो, इन दोनों इक्वेशन में से किसी को भी यूज करो और किसकी वैल्यू निकाल लो x की। तो मैंने इस इक्वेशन में यूज किया x प्लस में 2, y की जगह पे क्या रखा 42.65 और इक्वल टू में आपका क्या आ गया 110.9। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 25.6। तो इस तरीके से आप क्या निकाल एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। तो नेक्स्ट हमारा क्या है 22nd क्वेश्चन एनसीईआरटी का और 28th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ आपको 22nd क्वेश्चन में, एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन क्या आपका सोलवेंट और सोल्यूट क्या है 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर। जब इतना डिसोल्व हो रहा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ आपको 4.98 बार। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए पाई इक्वल टू CRT, जिसमें R और R आपका क्या है कांस्टेंट टर्म, T क्या है टेम्परेचर और आपका जो C है वो क्या है आपका मोलरिटी। तो आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, फाइंड द कंसंट्रेशन इफ ऑस्मोटिक प्रेशर बिकम्स दिस, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर क्या रहा सेम। तो देखो अब आपका टेम्परेचर भी क्या है सेम, पहले जितना था और अब बाद में जितना उसने एडिशन, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज आया उस टाइम पे टेम्परेचर क्या रहा सेम रहा। तो यानी टेम्परेचर सेम, वो भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है और आपका R भी क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या कह सकते हैं डायरेक्टली पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, ये कह सकते हैं हम। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके आपके प्रोपोर्शन आ गया मोलरिटी कॉन्सेप्ट के। तो अब यहाँ पे हम मोलरिटी का यूज करके क्या निकालेंगे आपका कंसंट्रेशन। सो सबसे पहले मोलर मास क्या है आपका C6H12O6, किसका फॉर्मूला है ग्लूकोज का, तो उसका क्या निकल गया मोलर मास। अब क्या निकालेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय में मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है आपका 36 ग्राम और मोलिकुलर मास कितना है आपका 180 ग्राम। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका यहाँ से मोल आ गया 0.2 मोल। अब आप क्या करते हो, आप सॉल्यूशन की वैल्यू किसमें लेते हो लीटर में, वो ऑलरेडी कितने दी हुई है 1 लीटर। तो आप जब आप उसकी मोलरिटी निकालोगे, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी को सिंबल दिया था C, तो यहाँ पे C क्या है आपका मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने निकले 0.2 और आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है लीटर में 1 लीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे क्या रख दिया 1। तो C की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0.2 M, कैपिटल M मतलब मोलरिटी। अब आपका टेम्परेचर क्या है कांस्टेंट है, तो आप मतलब सेम है दोनों टाइम पे, तो R और T क्या वैल्यू होगी आपकी कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो हम क्या कर सकते हैं पाई को ऑस्मोटिक प्रेशर को डायरेक्टली किसके साथ रिलेशन में शो कर सकते हैं आपके मोलरिटी के साथ। तो पाई 1 बाय में पाई 2 इज इक्वल टू C1 बाय में C2। पाई 1 की वैल्यू दे रखी है 4.98, पाई 2 की वैल्यू दे रखी है 1.52। आपने पाई यहाँ से आपने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे और उसका मोलरिटी निकाली थी, C की वैल्यू निकाली थी, यानी किसकी वैल्यू निकली आपकी ये C1 की। तो C1 की वैल्यू क्या है आपकी 0.2। यहाँ पे C2 की वैल्यू आपको क्या करनी है कैलकुलेट करनी है। अब इसको क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इधर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 4.98 को उसके डिवीजन में ले आओ, तो इसको सोल्व करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 0.061 मोलर। तो आपका ये क्या निकल गया आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या निकालना था आपको मोलरिटी, आपको क्या निकालनी थी उसकी मोलरिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपको क्या दिया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। अब क्या निकालना है आपको मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला दे रखा है, किसमें डिसॉल्व किया है इन एसिटोनाइट्रिल में, उसका एस्पिरिन कितना ग्राम एस्पिरिन का 6.5, किसमें डिसॉल्व किया 450 ग्राम में एसिटोनाइट्रिल की। तो अब आप देखो एस्पिरिन क्या है आपका सोल्यूट और एसिटोनाइट्राइल क्या है आपका सॉल्वेंट। तो सबसे पहले मास ऑफ एस्पिरिन यानी सोल्यूट का मास आपको कितना दिया हुआ है 6.5 ग्राम और मास ऑफ एसिटोनाइट्राइल यानी सॉल्वेंट का मास कितना दिया हुआ आपको 450 ग्राम। मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई में आपका 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जितना आपको दे रखा है सोल्यूट और सॉल्वेंट का उन दोनों को क्या कर दोगे आप ऐड कर दोगे, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। देन अब आपका मास ऑफ सोल्यूट कितना 6.5, ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना 456.5 मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ से देख लो जैसे मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो वैल्यू आपकी सेम ही है, डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आया, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो 65 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया आपका 650। इसको डिवाइड करोगे 1.424%। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.32। देखो अब जितने भी हमने न्यूमेरिकल करे वो ये न्यूमेरिकल थोड़ा उनसे अलग है। कैसे, जैसे जब हमने अल्फा का वांटो फैक्टर का किया था तो हमें अल्फा की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे कि जितना परसेंट वो जो भी आपका कंपाउंड है डिसोशिएट हुआ है
डिवाइड में 100 करते थे तो क्या आ जाता, अल्फा की वैल्यू। फिर आई और अल्फा का हमने रिलेशन देखा था, 1 प्लस अल्फा और अल्फा बाय 2 एसोसिएशन डिसोसिएशन में अलग अलग था, तो उस केस करके हम आई की वैल्यू निकाल लेते थे। पर अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें निकालना तो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब 10 ग्राम किसका, अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका नेम बताओ ये क्या है, होप सो आपको इसका नेम पता होगा। सो फटाफट करो कमेंट। देखो क्या है इसका नाम, इसको बोलते हैं, देखो कार्बन कितने, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या होता है ब्यूट। ये कौन सा ग्रुप है आपका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो सेकंड वाले पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड, यानी 10 ग्राम किसका, 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड का जब ऐड किया किसके अंदर, 250 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आपको के ए की वैल्यू दे रखी है और के एफ की वैल्यू दे रखी है। अब देखो के ए की वैल्यू का क्या मतलब, देखो अल्फा और आई अब मैंने आपको बताया कैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जब आपको दे ही नहीं रखा कि आपका जो रिएक्शन हो कितना परसेंट उसमें आयन डिसोशिएट हुआ है, क्योंकि क्या है ये एक एसिड है, ब्यूटेनोइक एसिड है, यानी वीक है, लेकिन भले ही वीक है वो थोड़ा सा क्या होगा, आयंस में डिसोशिएट होगा, तो वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, आई फैक्टर की। तो आई फैक्टर की वैल्यू निकालूंगी कैसे, उसके लिए मेरे को किसकी वैल्यू दे रखी है, के ए की। तो आपका एक फॉर्मूला होता है के ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। जो 1 माइनस अल्फा है वो वैल्यू इतनी छोटी होती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इस वाले फैक्टर को, तो यहाँ पे क्या बच जाता है सिर्फ 1, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ जाता है 1। तो के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, देखो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका जो 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड है उसका क्या निकालोगे आप, मोलिकुलर फॉर्मूला। देखो कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 इंटू 12। फिर आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 3 3 6, 3 4 5 6 7, 7 हो गए, तो 7 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। फिर ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो 2 इंटू 16, और क्लोरीन है तो 35.5, तो मेरा क्या आ गया मोलिकुलर मास 122.5 ग्राम पर मोल। अब हम क्या निकालेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, गिवन बाय में मोलिकुलर, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास। गिवन कितना आपको 10 ग्राम, मोलिकुलरली आपने कितना निकाला 122.5, तो 10 बाय में 122.5 करोगे तो मोल कितने आ गए आपके 0.0816। अब हम क्या निकालेंगे उसकी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट का मास कितना दे रखा है 250 ग्राम, तो पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केजी में, तो कितना आया 0.25। हम क्या निकालेंगे, मोलैलिटी। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट किस में दे रखा है आपको 250 ग्राम में दे रखा है, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। तो यहाँ पे क्या रख दिया मैंने, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 0.250, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने अभी निकाले फर्स्ट स्टेप में, तो कितना आया आपका 0.0816। तो यहाँ से आपकी मोलैलिटी की वैल्यू क्या आ गई 0.326 मोलल। अब देखो आपको ये के ए क्या दे रखा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है, जो मैंने आपको बताया कि के ए किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर बाय में 1 माइनस अल्फा। अब जो अल्फा है वो इतनी छोटी वैल्यू होती है क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो डिनोमिनेटर है किसके बराबर आ जाता है 1 के बराबर। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालो तो सी इसके नीचे चला जाएगा, के ए बाय में सी, अल्फा का स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाओगे तो दूसरी साइड क्या चला जाएगा, अंडर रूट। अब आपको देखो के ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, सी की वैल्यू आप निकाल चुके हो मोलैलिटी की, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इनकी वैल्यू को क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। तो के ए की वैल्यू क्या है 1.4 इंटू 10 की पावर -3, सी की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ से निकली थी अभी आपकी 0.3265, यहाँ पे निकाला, इसको अंडर रूट को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ गई अल्फा की 0.0655। अब मुझे पता है वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, रिलेशन हमने निकाला था आई और अल्फा का, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो 1 प्लस अल्फा है तो क्या हो गया यहाँ पे 1 प्लस में अल्फा की वैल्यू 0.0655, यहाँ से क्या आ गया 1.0655। फिर अब डेल्टा टी एफ आपको क्या करना है, निकालना है, के एफ की वैल्यू आपको दे रखी है, मोलैलिटी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, आई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, तो अब आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 0.647 केल्विन। अब देखो आई क्या क्यों लिया हमने वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे, क्योंकि आपका क्या है, ये आपका कौन सा केस है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट वाला केस है, जिसमें आपका आयंस में डिसोशिएट होगा, सिर्फ डिसोल्व नहीं होगा, साथ में क्या होगा आयंस में डिसोशिएट भी होगा। डिसोसिएशन वाले के लिए आपके लिए क्या फॉर्मूला था आई का, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। होप सो आपको एक अब क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हमारा है 39 क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का।
अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन चैप्टर का। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई और क्वेश्चन भी कराना चाहिए एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन एंड 79% नाइट्रोजन बाय वॉल्यूम। आपको फिर क्या दिया है, वाटर इज एन इक्विलिब्रियम, वाटर उसके साथ इक्विलिब्रियम पे है, उसका प्रेशर कितना दिया 10 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना दिया 298 केल्विन। फिर आपको KH हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछ रहा है कि आप कंपोजिशन निकालो O2 और आपके N2 की एक्चुअल उनकी कितनी अमाउंट है आपकी एयर में। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उसका क्या निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर निकालेंगे आपके दोनों गैसेस का। पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, जितना आपको देगा 20%, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.20, तो 0.20 और आपको प्रेशर कितना दे रखा है 10, तो पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ गया 2 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही N2 का निकालोगे तो 79% को क्या लिख दिया 0.79, फिर 10 से क्या किया उसको मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर क्या आ गया 7.9 एटमॉस्फेयर। अब आपको देखो यहाँ पे किसमें दे रखा है, mm में दे रखा है, तो आपको एटमॉस्फेयर को भी किसमें बदलना पड़ेगा, mmHg में है, तो एटमॉस्फेयर को भी किसमें बदलना पड़ेगा आपको Hg में। तो 1 एटमॉस्फेयर में कितने mmHg होते हैं 760 mmHg। अब आपके यहाँ पे आपका क्या है 2 एटमॉस्फेयर, इसको बदलोगे तो 2 × 760, अब यहाँ पे क्या है 7.9, इसको बदलोगे तो 7.9 × 760, तो जो आपका आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा mmHg में। अब मुझे पता है हेनरी लॉ क्या होता है कि प्रेशर किसके इक्वल होता है आपका मोल फ्रैक्शन के। अब मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, काई की वैल्यू निकालनी है, तो काई का फॉर्मूला क्या होगा P/KH। अब आप पार्शियल प्रेशर निकाल चुके हो उसका, तो आपका P की वैल्यू क्या आई थी 1520 और आपकी KH की वैल्यू O2 के लिए क्या दे रखी है 3.30 × 10⁷। तो यहाँ पे क्या आ गया 1520 डिवाइड बाय में 3.30 × 10⁷। सिमिलरली N2 का केस लोगे तो आपका प्रेशर की वैल्यू क्या आई थी 6004 और आपका N2 के लिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है KH की वैल्यू 6.5 × 10⁷ mm ऑफ Hg। तो आप उसको कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4.61 × 10⁻5। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 9.22 × 10⁻5। अब मुझे क्या निकालना है, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि ये आपका जो एयर में इन दोनों का टोटल मिक्सचर कितना है। तो कैसा होगा, टोटल कैसे निकालेंगे, इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे हम आपस में प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद आपका क्या आ गया 1.383 × 10⁻4, क्योंकि अब आप क्या निकालने वाले हो उसकी परसेंटेज। तो ऊपर क्या आएगा जिसकी आपको निकालनी है और नीचे क्या आएगी आपकी टोटल कितनी है। तो टोटल कितनी हो गई 1.383 × 10⁻4। अब देखो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप क्या है आपके ऊपर एक पर ये आएगा, एक पर ऊपर क्या आएगा ये आएगा, क्योंकि ये N2 का है और ये किसका है O2 का। तो जब हम O2 की परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100 तो लगाएंगे ही, तो मल्टीप्लाई 100 आ गया, तो देखो 4.6 यहाँ पे आ गया 4.661, तो यहाँ पे क्या आ गया 4.61। मल्टीप्लाई में क्या था 10⁻5 और यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई 10⁻4। तो इसको 10⁻5 अगर बना दे तो ये 10⁻5 और ये 10⁻5 क्या हो जाएगी आपस में कट हो जाएगी, क्योंकि क्या है यहाँ पे डिवाइड में है। तो मैंने क्या किया एक डेसिमल को आगे शिफ्ट करा के इसको क्या लिख दिया 13.83। तो यहाँ पे क्या आ गया 10⁻5। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻5 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 10⁻5। तो ये क्या हो जाएगी आपस में कैंसिल आउट। तो वो ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा था कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो ये कितना आ गया 33%। सिमिलरली N2 का करोगे तो N2 का क्या था 9.22 × 10⁻5 और यहाँ पे क्या था 1.383। टोटल कितना है ये, तो इसको भी क्या लिख दिया 13.8, यहाँ पे 10⁻5 बन गया। तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि क्या था ये दोनों डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितना आ गया 66.7%। क्योंकि हमें निकालना ही क्या था कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ दीज गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, की आपकी कितनी कंपोजिशन डिसॉल्व हो रखी है वाटर में, वो निकालो किसकी O2 की और N2 की। होप सो आपको ये सारे जितने भी हमने न्यूमेरिकल इस चैप्टर के किए आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि कोई और क्वेश्चन भी मुझे कराना चाहिए, क्योंकि हम NCERT की बैक एक्सरसाइज ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन कर चुके हैं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन ही छोड़े थे, वो इतने मुश्किल नहीं है, आप खुद ट्राई करोगे। अगर नहीं होता तो आप मुझे बता देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।